एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। प्लेटफार्म पूरी तरह से खाली था। सिर्फ कुछ पुराने बेंच और टूटे फूटे लैंप थे जो मुश्किल से रोशनी दे रहे थे। फिर उसी वक्त अजय का फ़ोन आया कि वो थोड़ी देर में पहुंचेगा क्योंकि उसकी बाइक में खराबी आ गई थी। मैंने भी इंतज़ार करने का फैसला किया और मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गया। हवा बहुत ठंडी थी और दूर से कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैंने भी अपने फ़ोन में समय देखा तो अब रात के 10 बज चुके थे। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों ओर अपनी नज़र घुमाई लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा वहम है। पर कुछ देर के बाद अजय आ गया, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। हमने स्टेशन से भी बाहर निकलने का फैसला किया और गांव की ओर चल पड़े। पर पूरे रास्ते में काफ़ी अंधेरा था और सड़क के किनारे जंगली झाड़ियाँ थी। हम पैदल ही चल रहे थे क्योंकि अजय की बाइक स्टेशन के पास खराब हो गई थी। रास्ते में अजय ने पुरानी यादें ताज़ा की, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ गई थी। तभी हमें एक पुराना पुल पार करना पड़ा जो स्टेशन के पास नदी पर बना था। पुल पर पहुंचते ही हवा काफ़ी तेज हो गई और मुझे लगा कि कोई छाया हमारे पीछे चल रही है। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। अजय ने भी हंसकर बोला कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तभी गांव पहुंचते ही हम अजय के घर गए। घर बहुत ही पुराना था, लकड़ी का बना हुआ, और चारों ओर पेड़ खड़े थे। रात का खाना पीना खाकर हम सो गए, लेकिन आधी रात को मुझे एक अजीब सा सपना आया। सपने में मैंने देखा कि स्टेशन पर एक छाया खड़ी है जो अजय की ओर बढ़ रही है। उस छाया का चेहरा बहुत डरावना था, उसके लंबे नाखून और लाल आंखें। मैंने सपने में भी चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। फिर अचानक ही मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि अजय बिस्तर पर नहीं है। मैंने उसे ढूंढा भी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने बाहर जाकर देखा तो दूर से स्टेशन की ओर एक छाया जाती हुई दिखी, जिसे देखते मैं भी डरते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पहुंचते मुझे अजय मिल गया। वो प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर मैंने उसे वापस चलने को बोला, लेकिन वो नहीं माना। तभी हवा में एक ठंडक फैल गई और मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर है। लेकिन पता नहीं क्यों तभी अचानक से अजय चीखा और वो वहीं ज़मीन पर नीचे गिर पड़ा। फिर मैंने उसे उठाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से अब खून बह रहा था। उसके गले पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घायल कर दिया हो। मैंने मदद के लिए ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन वो स्टेशन सुनसान था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गई। डॉक्टरों ने बोला कि इसे दिल का दौरा पड़ गया था, लेकिन मैं जानता था कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। फिर अगली सुबह मैं अब सदमे में था। पुलिस ने भी जांच की, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। मैंने भी अजय के परिवार को शांति दी, लेकिन मेरे मन में डर था कि ये छलावे की वापसी है। रात को जब मैं घर लौटने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था तो फिर से मुझे वही छाया दिखी। वो स्टेशन के कोने में खड़ी थी और उसकी आंखें मेरी ओर थी, जिसे देखते ही मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन लेट थी। तो वो छाया मेरी ओर बढ़ी तो मुझे लगा कि अब मेरी बारी है, लेकिन तभी ट्रेन आ गई और मैं जल्दी से उसमें बैठ गया। ट्रेन के चलते ही वो छाया भी गायब हो गई, जिस वजह से मैं बच गया, लेकिन उसका डर अब मेरे साथ था। फिर घर पहुंचकर मैंने लक्ष्मी को सब बताया तो उसने मुझे शांत किया, लेकिन मैं जानता था कि ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर अगली रात मुझे फिर से वही सपना आया। वो छाया अब मेरे घर के बाहर खड़ी थी। फिर मैंने तांत्रिक को फ़ोन किया जिसने पहले मुझे बचाया था। तभी वो मेरे घर पर आया और उसने एक पूजा पाठ की। पूजा के दौरान घर में अजीब आवाज़ें हुई और साथ ही वो छाया भी दिखी। तभी तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़े और उस छाया को अपने काबू में किया, जिस वजह से मैं फिर से बच गया। दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद मैंने खजूरी स्टेशन के बारे में पता लगाया तो वहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसकी लोग कहते थे कि वो अपने शिकार को चुनती है और जो बच जाता है वो बार बार खतरे में पड़ जाता है। जैसा कि अजय उसका शिकार बन गया, लेकिन मैं बार बार बचता रहा। शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी या शायद छलावे ने मुझे अभी छोड़ा नहीं था। मैंने भी फैसला किया कि मैं कभी भी उस स्टेशन की ओर नहीं जाऊंगा और अपने जीवन को सावधानी से जीऊंगा। लेकिन रातें अब भी डरावनी हैं और मैं जानता हूं कि ये छाया कहीं ना कहीं मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की वीडियो में एक और भूतिया कहानी की ओर, जो कि दादाजी के बचपन की है। दोस्तों, गर्मियों का महीना था। मैं तब 12 साल का था और छठी कक्षा में पढ़ता था। मेरा स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलता था। पढ़ाई में मैं बेहद कमज़ोर था और इस वजह से मेरे घर वाले मुझे शाम को ट्यूशन पढ़ने भी भेजते थे। ट्यूशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना सिर्फ इसलिए कि वहाँ मास्टर जी सख्त थे, बल्कि इसलिए भी कि गांव में गिनती के बच्चे ही ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे और मुझे लगता था कि ये समय मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने में बिता सकता था। मेरा ट्यूशन शाम 4 बजे शुरू होता था और 2 घंटे चलता था। स्कूल से लौटकर मैं खाना खाता और फिर दोस्तों के साथ खेतों में खेलने चला जाता। जैसे ही 4 बजने को होते तो घर से कोई ना कोई मुझे बुलाने आ जाता या फिर मुझे अनमने मन से ट्यूशन के लिए निकलना पड़ता। पर उस दिन भी ऐसा ही था। स्कूल से लौटकर मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने दोस्तों के साथ खेतों की ओर निकल गया। गर्मी की दोपहर थी और खेतों में आम के पेड़ों की छांव में बैठकर हम हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन उस दिन मेरा मन कुछ बेचैन था। मास्टर जी ने पिछले ट्यूशन में एक टास्क दिया था जो मैंने पूरा नहीं किया था। मुझे डर था कि आज फिर से डांट पड़ेगी, शायद पिटाई भी हो सकती थी। मास्टर जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, या शायद मुझे ऐसा लगता था कि उनकी सख्ती और मेरी कमज़ोर पढ़ाई का मेल मेरे लिए हर ट्यूशन को एक सज़ा की तरह बना देता था। ट्यूशन जाने के लिए मैं एक जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करता था। ये गाड़ी हमारे गांव का एक अनोखा साधन था, लकड़ी और लोहे का ढांचा जिसे एक पुराने ट्रैक्टर के इंजन से चलाया जाता था। गाड़ी में बैठकर गांव के कच्चे रास्तों पर चलना अपने आप में एक रोमांच था। जब वो चलता था तो धूल उड़ती थी, इंजन की खटखटाहट कानों में गूंजती थी और गाड़ी का हर झटका शरीर को हिला देता था। उस गाड़ी को रामू चाचा चलाते थे, जो गांव के इकलौते जुगाड़ गाड़ी चालक थे। वो हर दिन मुझे और कुछ अन्य बच्चों को ट्यूशन छोड़ने और वापस लाने का काम करते थे। उस दिन भी मैं गाड़ी में बैठा और मेरा बस्ता मेरे कंधों पर लटका हुआ था और मन में टास्क ना करने की मुझे चिंता सता रही थी। पर रास्ते में एक जगह थी जहां पर एक घना जंगल शुरू होता था। जंगल के बीच से एक पतली पगडंडी गुजरती थी, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थी। इस जंगल को पार करने में हमेशा मुझे थोड़ा डर लगता था, खासकर शाम के समय। गांव में इस जंगल के बारे में कई कहानियां भी थी। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ रात में भूत प्रेत घूमते हैं, तो कुछ का कहना था कि जंगल में एक पुराना तालाब है जिसमें कभी एक औरत डूब गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। पर मैं इन कहानियों को सुनकर हंसता था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस होती थी। उस दिन जंगल के पास पहुंचते ही मेरी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ गई। वो मौसम भी आमों का था और उस पेड़ पर पके हुए आम भी लटक रहे थे। उनकी मिठास की कल्पना ने मेरे मुंह में पानी ला दिया। मैंने भी रामू चाचा से कहा कि मैं यहीं पर उतर जाऊंगा, तो रामू चाचा ने मुझे घूरा, लेकिन फिर कुछ ना कहते हुए गाड़ी रोक दी। मैंने भी अपना बस्ता कंधे पर लटकाया और गाड़ी से कूद पड़ा। गाड़ी की खटखटाहट धीरे धीरे दूर होती गई और मैं जंगल की पगडंडी पर अकेला रह गया। उस वक्त जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ झींगरों की ठीक बगल में वही पुराना तालाब था जिसके बारे में गांव में कहानियां थी। तालाब का पानी गहरा और स्थिर था और उसकी सतह पर पेड़ों की छाया पड़ रही थी। पेड़ की एक मोटी डाल तालाब के ऊपर लटक रही थी, जिसके कारण आम तोड़ना बेहद मुश्किल लग रहा था। मैंने भी अपना बस्ता पेड़ के नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ की टहनियाँ बेहद मजबूत थी, लेकिन कुछ जगहों पर कांटों ने मेरे हाथों को छील दिया। फिर मैंने एक मोटी डाल पकड़ी और मैं उस पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि डाल पर कुछ अजीब सा था। वहां सिंदूर की एक मोटी परत लगी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मला हो। डाल पर एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा भी रखा था, जिसमें कुछ अचार जैसा दिख रहा था। पास ही एक कपड़ा भी लटक रहा था, जिस पर किसी ने सिंदूर से एक अजीब सा चेहरा बनाया था। वो चेहरा किसी बूढ़ी औरत का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। पर उसे देखते ही मेरे मन में एक ठंडक सी दौड़ गई। गांव में सिंदूर को पूजा और जादू टोने से जोड़ा जाता था। मैंने सुना था कि जंगल में कुछ लोग काला जादू करने आते हैं और सिंदूर इसका एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन मैंने अपने डर को झटक दिया, क्योंकि मैं उस वक्त बच्चा था और उस उम्र में डर से ज़्यादा उत्सुकता हावी थी। मैंने उस चेहरे और सिंदूर की ओर ध्यान ना देते हुए एक आम तोड़ने की कोशिश की।
लेकिन तभी मेरा पैर डाली से फिसल गया तो मैंने जल्दी से पेड़ को कसकर पकड़ लिया। तभी मुझे लगा कि पेड़ हल्का हल्का हिल रहा है तो मैंने नीचे देखा, पर मेरा बस्ता वहीं था, लेकिन सिंदूर जो डाल पर लगा हुआ था वो अब नीचे की ओर टपक रहा था, जैसे कोई उसे मिट्टी में मिला रहा हो, जिसे देखते ही मेरी दिल की धड़कनें अब काफ़ी तेज हो गईं। मैंने भी अपने आसपास देखा, लेकिन जंगल में कोई नहीं था। लेकिन वहाँ तो कोई हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन ये पेड़ क्यों हिल रहा था? मैंने भी एक आम तोड़ा और उसे अपने बस्ते में डालने के लिए नीचे की ओर देखा। तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। सिंदूर जो पहले डाल पर था अब वो तालाब के पानी में फैल रहा था। तालाब का एक कोना लाल हो गया था, जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। पानी में हल्की हल्की अब लहरें उठ रही थी। हालांकि उस वक्त कोई हवा नहीं थी, पर मेरे हाथ पैर अब कँपकँपाने लगे। मैंने भी पेड़ की डाल को और कसकर पकड़ लिया। तभी मुझे एक ठंडी सांस अपने गाल पर महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर अचानक एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। मैं पेड़ से नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने डाल को और जोर से पकड़ लिया, लेकिन पेड़ अब तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई उसे जोर जोर से हिला रहा हो। पर अब उस जंगल में काफ़ी अंधेरा होने लगा था। सूरज भी पूरी तरह से ढल चुका था और सिर्फ हल्की सी रोशनी बाकी थी। तभी मुझे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। ये हंसी किसी औरत की थी, लेकिन उसमें कुछ डरावना था। ये जंगल के चारों ओर गूंज रही थी, जिससे कोई मेरे आसपास मंडरा रहा हो। मैंने पत्तों के बीच छुपने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब भी उस डाल पर थे जहां पर सिंदूर लगा हुआ था। तालाब में अब और भी हलचल हो रही थी। पानी का लाल रंग अब और भी ज़्यादा गहरा हो गया था और उसमें से एक अजीब सी गंध उठ रही थी, जैसे सिंदूर और कुछ सड़ांध। फिर मैंने नीचे देखा तो तालाब के किनारे एक साई जैसी आकृति खड़ी थी। वो एक बूढ़ी औरत थी, काली साड़ी में लिपटी हुई, जिसके सफ़ेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा कि उस कपड़े पर सिंदूर से बना था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे ही घूर रही थी। अब मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने भी पेड़ से नीचे कूदने की सोची, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और जोर जोर से वो हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान भी सुन्न पड़ गए। मैंने भी अपने पैरों को देखा तो वहाँ सिंदूर की एक पतली परत चढ़ गई थी, जैसे कोई उसे मेरे पैरों पर मल रहा हो। फिर अचानक ही पेड़ और भी तेजी से हिलने लगा। अब मुझे लगा कि कोई पेड़ पर चढ़ रहा है। तभी मैंने नीचे देखा तो वो बूढ़ी औरत अब पेड़ की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत ही अजीब थी, जैसे वो जमीन पर नहीं हवा में तैर रही हो। उसके हाथ में एक छोटा सा घड़ा था जिसमें से सिंदूर टपक रहा था। पर मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक गई। वो औरत अब पेड़ पर चढ़ रही थी। तभी उस औरत ने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें अब चमकने लगी थी, जैसे वो मुझे खा जाना चाहती हो। फिर मैंने पेड़ की डाल को छोड़ दिया और मैं नीचे कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और जब मैंने पलट कर देखा तो वो औरत अब मेरे ठीक सामने थी। उसने मेरे चेहरे पर सिंदूर मल दिया और मेरी आंखों के सामने अब अंधेरा छा गया और मैं वहीं तालाब में गिर पड़ा। पर जब मेरी आंख खुली तो मैं गांव के एक छोटे से मंदिर में लेटा हुआ था। मेरे आसपास गांव के लोग खड़े थे। मेरे कपड़े पूरी तरह से गीले थे और मेरे चेहरे पर सिंदूर की परत जमी हुई थी। गांव वालों की नज़रों में बहुत गुस्सा और डर दोनों ही थे, पर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तालाब में डूबा हुआ पाया गया था। जब मैंने अपनी कहानी सुनाई तो गांव वालों ने बताया कि वो पेड़ श्रापित है। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत को उसके ही परिवार वालों ने मारकर दफना दिया था। वो औरत एक चुड़ैल बन गई थी जो सिंदूर और जादू टोने के जरिए उस जंगल में भटकती थी। गांव वालों ने मुझे चेतावनी भी दी कि मैं दोबारा उस जंगल में न जाऊं। पर उस रात मैं घर तो लौटा, लेकिन वो सिंदूर की गंध और उस चुड़ैल की हंसी मेरे मन से नहीं गई। मैंने कभी भी उस जंगल की ओर दोबारा नहीं देखा, लेकिन वो घटना मेरे साथ हमेशा के लिए बन गई है। तो दोस्तों, ये तो थी दादाजी की एक पुरानी घटना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी और भी डरावनी भूतिया कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। क्या पार्टी थी कल रात। नाउ लेट्स फिट द बिल। ब्रो नावी यूपीआई कर दिया है। नावी यूपीआई कर दिया। और तू? कर रहा हूँ। क्या? नावी यूपीआई ना।